जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समझ उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास हो कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के विभिन्न प्रावधानों का। आज हम चर्चा करेंगे मृत्युकालिक कथन के बारे में, डैन डिक्लेरेशन जिसको बोला जाता है। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1982-72 में जो धारा 32 था, वो यहाँ पर धारा 26 में आ गया है। केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाई पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड ईटीसी इज रिलेवेंट। डैन डिक्लेरेशन शब्द तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जो मैगजीम है डैन डिक्लेरेशन का, वो इसी धारा में समाहित है। ये कहता है कि स्टेटमेंट्स रिटेन आर वर्बल, मतलब कोई स्टेटमेंट है, चाहे वो लिखित में है या मौखिक हो, ऑफ रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस which under the circumstances of the case appear to the court unreasonable are themselves relevant fact in the following case namely। तो ये कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति का रिटन स्टेटमेंट है या कोई मौखिक स्टेटमेंट है जो रिलेवेंट फैक्ट के बारे में है, और वह व्यक्ति या तो मर गया है या मिल नहीं सकता है, या इतना विलम्ब या व्यय के बिना जो न्यायालय अयुक्त युक्त उस केस और परिस्थितियों में समझे, उसकी साक्ष्य जो है न्यायालय में उपात्त नहीं किया जा सकता है, तो वह स्वयं जो है अपने आप जो है वो सुसंगत होगा निम्नलिखित दशाओं में। तो देखिए, जो धारा 26 का यहाँ पे क्लाज ए है, उसमें डैन डिक्लेरेशन का जो सिद्धांत है वो समाहित है। कह रहा है कि वेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन एज टू द काज ऑफ हिज डेथ, वह स्टेटमेंट जो दिया गया है या तो उसके खुद के अपने मृत्यु के कारण के बारे में दिया गया है, अथवा एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन हिज डेथ, अथवा उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है जिनके परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जो है उसकी मृत्यु हुई। इन केसेज इन विच द काज ऑफ द पर्सनस डेथ कम्स इनटू क्वेश्चंस, जिसमें यह विवाद्य है, क्वेश्चन है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। सच स्टेटमेंट्स आर रिलेवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड अंडर expectation of death, and whether whatever may be in nature of the proceeding in which the cause of his death come into questions। जिस समय उसने स्टेटमेंट दिया था उस समय यह जरूरी नहीं है कि उस स्टेटमेंट माने उसको इस बात की संभावना थी कि ऐसे कथन मतलब जब किया था वो कि उस समय उसको ऐसा विश्वास नहीं था या इस चीज़ को नहीं जान रहा था कि हमारी मृत्यु हो जाएगी या जो हमारा मृत्यु का जो कारण है प्रसंगत होगा। तो अगर वह स्टेटमेंट देता है और वह व्यक्ति बाद में पता चलता है मर गया या मिल नहीं सकता या इतना विलम्ब या व्यय के बिना जो है उपाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये आगे के जो क्लाज हैं उस पर रिलेवेंट होगा। लेकिन इस धारा में सिर्फ उसके मृत्यु तक की बात है कि उसकी मृत्यु हो गई है और वह जो है अब वो जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट किस लिए दिया है कि उसके या तो मृत्यु के कारण से संबंधित है या तो जो है ऐसी परिस्थितियों में जिसमें परिस्थितियों के अधीन जो उसकी मृत्यु हुई है। भले ये उसको स्टेटमेंट देते समय इस बात की प्रत्याशंका थी कि नहीं थी, चाहे उसकी प्रकृति कैसी ही क्यों न हो, और उसकी मृत्यु हुई है तो वो सुसंगत होगा उसका स्टेटमेंट, यही ये धारा कहता है। अब इसके बाद क्लास बी कह रहा है कि वेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन पार्टिकुलर वेन इट्स कंसिस्ट ऑफ एनी एंट्री और मेमोरेंडम मेड बाय हिम इन बुक्स kept in the ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt
of money, goods, securities or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of the letter or other document usually dated, written or signed by him. हिंदी वर्जन इसका कह रहा है कि अथवा उसने कारोबार के अनुक्रम में कोई किया है स्टेटमेंट, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेष जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है। अब देखिए अनुक्रम में किया गया है या चाहे स्पेशल किया गया विशेष रूप से, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मामूली उसके जो है कारोबार के मामूली अनुक्रम में रखा गया पुस्तक में ऐसा मेंशन किया गया है, अथवा उसके द्वारा धन माल प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है, अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिलेवेंट हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट यदि वो मर गया है या मिल नहीं सकता है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना जो है न्यायालय में युक्त जो न्यायालय समझे वो उस परिस्थितियों के मामले में उपस्थित होने में असमर्थ हो गया है। अब सी कह रहा है कि और किस मामले में रिलेवेंट होगा, ये कह रहा है कि वेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पिक्यूनरी और प्रॉपर्टरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, और वेन इफ ट्रू it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages। कोई ऐसा बात उसने कहा है जिसके वजह से उसके कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य हो तो उसके कारण उस पर कोई दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था, तो उस कंडीशन में उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा यदि वह व्यक्ति मिल नहीं सकता है या मर गया है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना न्यायालय युक्त समझे उस मामले में उपस्थितियों में उसका साक्ष्य उपाप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद से तीसरा डी चौथा कह रहा है इसमें कि वेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर और पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट of the existence of which if it existed he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right custom or matter has arisen। मतलब कोई ऐसा लोक अधिकार है या कोई रूढ़ी है या कोई साधारण हित है और उसके बारे में कोई राय देता है, अपना स्टेटमेंट देता है, तो और उसके बाद वह व्यक्ति मर गया होता है या मिल नहीं सकता है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता उसका साक्ष्य, तो उसका राय जो है और या उसका स्टेटमेंट जो है सुसंगत हो जाता है। किस मामले में, कोई लोक अधिकार या रूढ़ी हो अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, या जिसके अस्तित्व से यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार रूढ़ी या बात के बारे में किसी संविवाद से के उत्पन्न होने के पहले किया गया था, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि वेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन बिटवीन पर्सन एज टू हुज रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैड स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, and when the statement was made before the questions is dispute was arise। जब किसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में कोई डिस्प्यूट हो और उससे संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि स्टेटमेंट दिया है और वह मर गया है या मिल नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में उसका स्टेटमेंट जो है सुसंगत हो जाता है। अब कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में कोई ऐसा कथन किया गया है जिन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित
नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट हो जाने के बाद उसका स्टेटमेंट है, उसके पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो और बाद में वही डिस्प्यूट हो गया हो, समस्या आ गया हो, तो उसका स्टेटमेंट यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और उसके पुत्र के बारे में बात हो रहा हो और उसका कोई चाचा बार बार घूम फिर करके अपना बताता हो कि भाई देखिए मेरा भतीजा है, ये मेरे भाई का लड़का है, और बाद में यही डिस्प्यूट हो गया है कि उनका लड़का है कि नहीं है, और वह व्यक्ति जो है मर गया है या मिल नहीं सकता है जो उसका चाचा था, तो उसका स्टेटमेंट यहाँ पर रिलेवेंस हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए आगे नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन बिटवीन पर्सन डिकीज्ड एंड इज मेड इन एनी विल आर डीड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली टू विच एनी सच डिकीज्ड person belonged or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was arise। यहाँ भी यही बात कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और किसी के विल के बारे में या रक्त संबंधित है, दत्तक ग्रहण के संबंध में कोई ऐसा अस्तित्व है जिसके बारे में ऐसा विलेख जारी किया गया है और डिस्प्यूट होने के पहले किसी व्यक्ति द्वारा जो उससे संबंधित है उसने कोई स्टेटमेंट दिया है और वह इस समय मर गया है या मिल नहीं सकता है, तो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा, बशर्ते कि वह जब डिस्प्यूट हुआ हो क्वेश्चन उसके पहले का उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। हिंदी वर्जन कह रहा है कि जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी विल या विलेख में या किसी कुटुंबक वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर कुटुंब चित्र या अन्य चीज़ों पर जिन पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं किया गया है, जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया गया था, तो वहाँ रिलेवेंट हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट ये कह रहा है कि व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेंड इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट विच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजेक्शन एज द स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ सेक्शन 11। जो पूर्व का साक्ष्य अधिनियम था उसमें धारा 13 के खंड क में कहा गया था, वह धारा जो है अब इस अधिनियम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में धारा 11 के उपधारा खंड ए में प्रोविज़न में आ गया है। तो उसी के बाद कह रहा है कि जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख या बिल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित है जो धारा 11 के उपखंड ए के में वर्णित है, तो उसमें अगर कोई वह व्यक्ति स्टेटमेंट दे करके मर गया या मिल नहीं सकता है तो उसका स्टेटमेंट यहाँ जो है रिलेवेंट हो जाएगा। और आखिरी ये कह रहा है कि व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय ए नंबर ऑफ पर्सन एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स आर इम्प्रेशंस ऑन देयर पार्ट रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रसंगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता था, तो उसका स्टेटमेंट जो है चाहे लिखित में हो चाहे मौखिक में हो सुसंगत हो जाएगा। यहाँ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं ABCDEF GHIJKLMNOPQMN तक दिया गया है, तो एक एक करके देखते हैं। कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सब हूबहू वैसे ही जो धारा 32 में दिया गया था यहाँ पर भी इसी तरह से इलस्ट्रेशन है। कह रहा है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी or A dies of injuries received in a transaction in the course of which C was raped. The question is whether the C was raped by B, or the question is whether A was killed by B under such circumstances that A suit would lie against B by A's widow. Statement made by A as to the cause of his or her death
respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration are relevant facts. अब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति क की हत्या ख द्वारा किया गया और क की मृत्यु किसी संव्यवहार में ऐसी हुई क्षतियों से हुई है जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उसके साथ बलात्संग किया गया था, अथवा यह प्रश्न है कि क्या ख द्वारा ऐसी परिस्थिति में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वार लाया जा सकता है। तो उस कंडीशन में करा है कि अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो अपने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए गए थे, सुसंगत फैक्ट हैं, मतलब सुसंगत रिलेवेंट फैक्ट हैं। बी इसका कह रहा है कि द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ एन एंट्री इन द डायरी ऑफ डिकीज्ड surgeon regularly kept in the course of business, stating that on a given day he attended a mother and delivered her option is a relevant fact. कोई डॉक्टर है और अपने जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा डायरी रखता है और वो मर गया है और उसमें किसी महिला का जो है बच्चा को प्रसव कराया था और उसने एंट्री किया था, तो उसके जन्म की तारीख के बारे में उसका एंट्री जो है रिलेवेंट हो जाएगा। अब सी कर द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज इन नागपुर ऑन ए गिवन डे, ए स्टेटमेंट इन द डायरी ऑफ ए डिकीज्ड सॉलिसिटर regularly kept in the course of business that on a given day the solicitor attended at a place mentioned in Nagpur for the purpose of conferring with him upon specified business is a relevant fact. कह रहा है कि कोई व्यक्ति नागपुर में था और कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई कोई मृत सॉलिसिटर की डायरी में यह कथन किया गया था कि वह उस दिन सॉलिसिटर जो है नागपुर में था और वर्णित स्थान पर निर्दिष्ट कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के पदार्थ क के पास था, तो यह बात उसका सुसंगत होगा। तो इसके बाद अब देखिए डी कह रहा है कि प्रश्न द क्वेश्चन इज वेदर ए शिप सेल्ड फ्रॉम मुंबई हार्बर ऑन ए गिवन डे, a letter written by a deceased member of the merchants firm by which she was chartered to their correspondents in Chennai, to whom the cargo was consigned, stating that the ship sailed on a given day from Mumbai port is a relevant fact. यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ, तो किसी वाणिज्यिक फर्म के जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा लंदन किसी अपने संपर्कियों को जिन्हें वह स्थोरा प्रेषित किया था, यह कथन करने वाला पत्र की पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन चल दिया गया था, भाटा गया था, यह रिलेवेंट होगा। अब इसके बाद से बाकी के भी जितने भी इलुस्ट्रेशन हैं सब कुछ बदला नहीं है, बार बार उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप इलुस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो हूबहू जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पूर्व की धारा 32 में जो दिया गया था उसमें कहा गया है, और उतने ही जो है इसमें इलुस्ट्रेशन भी दिए गए हैं। अब एक धारा 33 वहाँ था, उसके जगह पे यहाँ पे धारा 27 है। ये कह रहा है कि रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टार्टेड। कह रहा है कि धारा 27 एविडेंस गिवन बाय ए विटनेसेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई ऐसा एविडेंस दिया गया है जो कि साक्षी द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग में आर बिफोर एनी पर्सन अथॉरिटी बाय लॉ टू टेक इट, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दिया गया है अथराइज जो है जो है साक्ष्य लेने के लिए अथराइज है और उसने लिया है, इज रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इन ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग आर इन ए लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स विच ई स्टेट्स
when the witnesses is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court consider unreasonable। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई एविडेंस दिया है और वो बाद में पता चलता है कि वो उसी प्रोसीडिंग में उसके सत्यता के बारे में कोई ऐसी बात तो होनी है और वहाँ पर वो व्यक्ति मिल नहीं सकता है या मर गया है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना उस न्यायालय में उपाप्त नहीं किया जा सकता है जिसके परिस्थितियों मामलों के मामले में न्यायालय अयुक्त समझता है, अथवा विपक्षी द्वारा उसको जो है ऐसा कर दिया गया है कि इन करेकार इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, मैंने विपक्षी द्वारा उसको इनकेपेबल कर दिया गया है, कहीं इधर उधर उसको हटा बढ़ा दिया गया है जिससे कि वो न्यायालय में ना आ सके। तो उस कंडीशन में उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इसमें प्रोविजो है, वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज आर दियर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross examination and the question in issue were subsequently the same in the first as in the second proceeding। कह रहा है कि जो विपक्षी है उसको युक्त क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिल चुका हो उस मामले में और वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों और उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी और प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को परीक्षा का अधिकार और अवसर था और विवाद प्रथम कार्रवाई में सार्थक वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में थे, तो उस कंडीशन में ये रिलेवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी ए प्रोसीडिंग्स बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। दंडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्रवाई समझी जाएगी, एक्सप्लेनेशन बताता है। तो हम लोगों ने देखा धारा 26 और धारा 27 में कि ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य जो व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना उसका साक्ष्य जो है न्यायालय में उपाप्त नहीं किया जा सकता है, अथवा धारा 27 में हम लोगों ने देखा कि विपक्षी द्वारा ही उसको जो है हटा दिया गया है, इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी द्वारा। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का साक्ष्य जो है या जो भी स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट हो जाता है। तो हम लोगों ने इस दो धाराओं का बेयर एक्ट में देखा क्या वर्णन किया गया है और मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको यहाँ विराम दूँ। अगले वीडियो में मैं फिर ऐसे ही टॉपिक लेकर आप लोग के सामने उपस्थित रहूँगा। इसके पूर्व जाने से पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत इसकी सूचना मिल जाए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।